अंतिम मुकाबला शुरू हो गया है। चीनी नेता शी जिनपिंग जीवन या मृत्यु शक्ति संघर्ष में बंद है पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन के साथ, और ये तो अभी शुरू हुआ है। संसद में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी नेता शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा मोड़ करीब आने वाला है। अगले साल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी। शी नेता के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब से यह अभूतपूर्व है। ठीक है, ये आदमी ठीक है। निष्पक्ष होने के लिए माओ के पास नेता के रूप में एक दीर्घकालिक कार्यकाल था, जीवन भर की अवधि। मैंने पहले भी कहा है कि शी जिनपिंग बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं है, बिल्कुल तानाशाह नहीं, जिसे मैं बुलाता हूं एक प्रेसिडेंटर। लेकिन कोई भी प्रेसिडेंटर अकेले चीन में शासन नहीं करता है। सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए शी को बाकी पार्टी से पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि शी के कई दुश्मन हैं और वे उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। आपको इसका मतलब पता है? हम सभी के पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा जनरल शत्रुता के अंतिम सीजन में जा सकते हैं। सत्ता संघर्ष के बीच शी जिनपिंग सत्ता में आए। पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन से बंधे एक गुट ने शी की हत्या करने और अपने ही आदमी को स्थापित करने की कोशिश की। जियांग के पास सेना और चीन के और भी बड़े आंतरिक सुरक्षा तंत्र का नियंत्रण था, लेकिन शी ने अपने दुश्मनों का बड़े पैमाने पर सफाया शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कहा था। और अब नियंत्रण के लिए अंतिम लड़ाई क्या हो सकती है, शुरू होती है। हाँ, शी जिनपिंग और जियांग जेमिन के बीच राजनीतिक डेथ मैच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकता। एक शब्द जिसे मैं कभी नहीं सुनना चाहता, इन दोनों की तस्वीर के आगे फिर से इस्तेमाल किया गया। आप सोच रहे होंगे, क्रिस, आपने कहा कि बैठक अगले साल है, अब कौन सी बड़ी बात है? अब वास्तव में शी के लिए सबसे खतरनाक समय है। उसे अगले साल बैठक से पहले सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में खर्च करना होगा, या वह हार जाएगा। यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग ने लंबे समय तक देश नहीं छोड़ा है, लगभग मानो वह जाने से डरता है। मामले में कुछ होता है जब उसकी पीठ कर दी जाती है। आप देखिए, चीन में सत्ता के दो रास्ते हैं, पुलिस को नियंत्रित करना और सेना को नियंत्रित करना। शी ने जो पहला काम किया वह था खुद को सेना का प्रभारी बनाना और अपने प्रतिद्वंदी जियांग जेमिन के प्रति वफादार किसी भी व्यक्ति से इसे शुद्ध करना। लेकिन जियांग की शक्ति का असली स्रोत पुलिस थी, और मेरा मतलब सिर्फ पुलिस से नहीं है जिस तरह से हम पश्चिम में उनके बारे में सोचते हैं। मेरा मतलब है पूरे आंतरिक सुरक्षा तंत्र पुलिस, गुप्त पुलिस, काली जेल, आप इसे नाम दें। चीन पूरी सेना की तुलना में चीनी लोगों की पुलिसिंग पर अधिक खर्च करता है। जियांग ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी शक्ति हासिल करने के तरीके के रूप में आंतरिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया। इस प्रकार फालुन गोंग साधना का उत्पीड़न शुरू हुआ। जियांग को एक दुश्मन की जरूरत थी ताकि कम्युनिस्ट पार्टी उसे वह शक्ति देने के लिए राजी हो सके जो वह चाहता था। उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की तुलना में फालुन गोंग का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। हालांकि यह प्रथा राजनीतिक थी। जियांग ने पार्टी के अन्य सदस्यों को आश्वस्त किया कि यह एक खतरा था। उन्होंने उसे एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू करने दी, जिसमें फालुन गोंग की निगरानी और उसे घेरने के लिए 610 कार्यालय नामक एक गेस्टापो जैसे संगठन का निर्माण शामिल था। इन वर्षों में 610 कार्यालय बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता गया। जियांग को सत्ता पर पकड़ देना जो आज तक कायम है। जियांग अभी 95 साल की है और अभी भी लात मार रहा है। और अंदाज लगाइए क्या? शी के खिलाफ हाल ही में पुलिस की साजिश की अफवाहें हैं। कहानी अब हटा दी गई। चीनी इंटरनेट साइटों NetEase और Sohu.com से आई। चीनी आंतरिक राजनीति के विशेषज्ञ विली वो लैप लैम के अनुसार कहानी बहुत विश्वसनीय लगती है, क्योंकि दो मीडिया आउटलेट NetEase और Sohu.com पार्टी के मुखपत्र नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अर्ध आधिकारिक के रूप में वर्णित करूंगा। वे व्यापक रूप से पढ़े जाते हैं और कम से कम 20 वर्षों से प्रचार विभाग द्वारा सहन किए जाते हैं। विवरण धब्बेदार है। रिपोर्टों में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि क्या पुलिस ने झपट्टा मारने और गिरफ्तार करने या कुछ और गंभीर करने की योजना बनाई है।
गुट कथित तौर पर जियांगसू प्रांत के नानजिंग शहर की एक अपेक्षित यात्रा के दौरान शी के खिलाफ कुछ अवैध और अनुचित योजना बनाने में शामिल था। जियांगसू के कई उच्च स्तरीय पुलिस आंकड़ों को साजिश में नामित किया गया था। माना जाता है कि एक अरबपति द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसे जनवरी में रिश्वत के लिए मार डाला गया था। अब याद रखें, जियांग गुट पहले भी तख्तापलट की कोशिश कर चुका है। लगभग एक दशक पहले की बात है, जब शी पहली बार तत्कालीन चीनी नेता हु जिनताओ से पदभार ग्रहण कर रहे थे। हु जिनताओ ने अपने पूरे 10 साल के शासन को जियांग जेमिन की शक्ति के तहत कुचल दिया। अब जब वह सेवानिवृत्त हो गया है, तो वह वापस खड़े होकर अपने बालों को सफेद होने देने में बहुत खुश लगता है। खुश एक मजबूत शब्द है, लेकिन बात यह है कि हु कभी भी जियांग पर काबू पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन शी आलस्य से नहीं बैठे हैं। जब से उन्होंने 2012 में नेतृत्व प्राप्त किया है, वह जियांग के लोगों के पीछे जा रहे हैं, जिसमें 610 कार्यालय के पूर्व प्रमुख, जियांग के व्यक्तिगत गेस्टापो भी शामिल है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। शी जिनपिंग पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन से बंधे राजनीतिक गुट को सफाया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है, हालांकि श्री जियांग के कई सहयोगियों को श्री शी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में हटा दिया गया है। हालांकि वह पर्दे के पीछे एक ताकत बने हुए हैं। 610 कार्यालय ले लो। 610 कार्यालय पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन का व्यक्तिगत गेस्टापो था, जिसे फालुन गोंग को मिटाने का काम सौंपा गया था। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने एक पूर्व निदेशक को मंजूरी दी मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए, अर्थात फालुन गोंग अभ्यासियों को उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लेना। और शी जिनपिंग ने हाल ही में उनके लिए खतरा पैदा करने के लिए 610 कार्यालय में 2 शीर्ष आंकड़े निकाले हैं। उनके नाम सन लिजुन और फुझिंग हुआ है। दोनों 1997 से 2012 तक जियांग के प्रभुत्व के युग के दौरान राजनीतिक और कानूनी मामलों के तंत्र के रैंक पर चढ़ गए। दोनों पर जियांग गुट द्वारा भी पर्याप्त रूप से भरोसा किया गया था कि उन्हें फालुन गोंग विरोधी अभियान को चलाने की अनुमति दी जाए। 2015 में हु सुपर अथॉरिटी 610 ऑफिस के प्रमुख थे और सन उनके डिप्टी थे। उनके खिलाफ आरोपों का एक हिस्सा भ्रष्टाचार के साथ साथ पार्टी में गुटों और गुटों में शामिल होना है। अरे हाँ, मुझे लगता है कि मैं पंक्तियों के बीच पढ़ सकता हूँ। सिलोन सिडेर के अनुसार शी जिनपिंग के पदभार संभालने के बाद से शी खेमे और जियांग गुट दोनों एक दूसरे की राजनीतिक विरासत को निशाना बना रहे हैं। जियांग गुट के लिए इसका मतलब है कि झिंजियांग उत्पीड़न अभियान पर ध्यान देना और हांगकांग में तनाव बढ़ाना। शी जिनपिंग के लिए जियांग गुट की राजनीतिक विरासत पर हमला करने में भ्रष्टाचार पर नकेल कसना और अभियान की देखरेख करने वाले संगठन को दरकिनार करते हुए फालुन गोंग उत्पीड़न पर पार्टी के भीतर जवाबदेही की धमकी देना शामिल है। हाँ, सामान्य शत्रुता 2 गुटों में आ गई है, जो सभी भयानक मानवाधिकारों के उल्लंघन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक ने एक दूसरे को नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। यह कम्युनिस्ट पार्टी है। मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना एक विकल्प नहीं है। फुझिंगहुआ कार्यालय के कम से कम 10 पूर्व शीर्ष 610 अधिकारियों में से एक है, जिन्हें शी ने इस साल हटा दिया है। लेकिन यह जियांग और शी के बीच अंतिम प्रदर्शन का एक हिस्सा है। इस गर्मी में चीन के तकनीक, वित्त और मनोरंजन उद्योगों पर कार्रवाई याद है। पता चला कि वे जियांग के गुट के गढ़ हैं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने राजनीतिक और कानूनी मामलों के तंत्र में जियांग गुट के सदस्यों झू योंगकांग, मिंग होंगवे, सन लिजुन और अन्य लोगों के लंबे समय तक जहरीले प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार कॉल प्रकाशित किया है। वे लोग थे जो जियांग के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को चलाते थे। पार्टी के शीर्ष प्रकाशन क्यूशी में एक लेख छपा था, जिसमें क्लिचनेस की चेतावनी दी गई थी और यह बताया गया था कि सेना को शी के प्रति कैसे वफादार होना चाहिए। और अगले महीने शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को फिर से लिखेंगे। ऐसा केवल माओ त्से-तुंग और देंग शियाओपिंग ने पहले किया है। और यह एक और संकेत है कि शी जिनपिंग की जीवन भर शासन करने की योजना एक साथ आ रही है। लेकिन जैसा कि शी के खिलाफ पुलिस की साजिश की अफवाहों से पता चलता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली बार सामान्य शत्रुता पर क्या आगामी पार्टी कांग्रेस के दौरान शी जिनपिंग सत्ता में बने रहेंगे? शी को अंतिम जीत हासिल करने के लिए जियांग की अंतिम हार की आवश्यकता होगी। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो पैट्रियन या लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। से यह सवाल आता है, पैट्रियन पर जोनाथन रॉबर्टसन
वह चीज जो मुझे वास्तव में नहीं मिलती। और कृपया क्रिस, मुझे शिक्षित करें, मैं एक वित्तीय समर्थक हूँ। चीन नारकीय परिणाम का जोखिम क्यों उठाएगा, जो कि ज्यादातर युद्ध सिर्फ पुनः प्राप्त करने के लिए होते हैं जो उन्हें लगता है कि उनका था शुरुआत के लिए। मैं ताइवान के सामरिक महत्व को जानता हूँ, लेकिन ताइवान जैसे देश पर आक्रमण करना और उस पर कब्जा करना बहुत कम मायने रखता है, जब तक कि ये भविष्य में कई कदमों का सिर्फ एक कदम न हो। वैसे ये एक बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष से पीछे नहीं हटती है। साम्यवाद का मूल आधार यह है कि संघर्ष ही समाज को आगे बढ़ाता है। जब से कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई है, वह हमेशा संघर्ष पैदा करती रही है, क्योंकि कम्युनिस्टों का यही मानना है सैनिकों का मरना कोई समस्या नहीं है। यह उपयोगी है क्योंकि यह लोगों को कारण के बारे में चिंतित करता है। ताइवान उस विचारधारा का सिर्फ एक और हिस्सा है। पार्टी के राष्ट्रीय कायाकल्प के आख्यान के कारण उन्हें मूल रूप से ताइवान पर अधिकार करना होगा। यह बात खुद शी जिनपिंग ने कही है। राष्ट्रीय कायाकल्प, जो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वे ताइवान पर कब्जा नहीं कर लेते। पार्टी के लिए सबसे अच्छा परिणाम बिना किसी लड़ाई के ताइवान पर कब्जा करना है। यही कारण है कि वे ताइवान को हार मानने के लिए मनाने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रहे हैं। लेकिन अगर वह काम नहीं करता है तो वे आक्रमण करेंगे, और ताइवान को हासिल करना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और रणनीतिक जीत होगी। जैसा कि आप उल्लेख करते हैं, ताइवान का स्थान इसे बहुत बड़ा रणनीतिक मूल्य देता है। चीनी सेना प्रमुख वैश्विक शिपिंग लेन पर हावी हो सकती है, या प्रशांत क्षेत्र में बाहर की ओर परियोजना की शक्ति। साथ ही यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। अमेरिका वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति खो देगा, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक देश जानता होगा कि अमेरिका चीन से अन्य देशों की रक्षा नहीं कर सकता है। तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुशी खुशी दूसरे लोगों की जान जोखिम में डाल देगी। आपके सवालों के लिए धन्यवाद जोनाथन। और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पैट्रियन के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने वाले अन्य सभी लोगों को धन्यवाद। उन दोनों के लिंक नीचे हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।